नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है कैसे अमेरिका बन गया सुपर पावर कंट्री। आज दुनिया का सबसे पावरफुल देश कौन है? अमेरिका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 250 साल पहले अमेरिका एक बिल्कुल ही नया और वीरान लैंड था। ना कोई मिलिट्री पावर, ना इकोनॉमी, बस ट्राइबल लैंड्स और कुछ यूरोपियन सेटलर्स। तो फिर कैसे बन गया ये देश दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन? आज हम देखेंगे अमेरिका के सफर को, क्रिस्टोफर कोलंबस से लेकर वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर और आज तक का पूरा जर्नी। सोचो, 1400s में यूरोप के लोग नए रास्ते ढूंढ रहे थे इंडिया तक पहुंचने के लिए, मसाले, सोना और नए मार्केट्स के लिए। यूरोप में ट्रेड और एक्सप्लोरेशन की भूख थी और सबको एक नया रास्ता चाहिए था जो कि उनको डायरेक्टली इंडिया और एशिया तक ले जा सके। लेकिन उनके पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी। ईस्ट का रास्ता इतना लंबा और इतना डेंजरस था ना कि खुद को जान से मार देने का रिस्क था। तभी एक इटालियन नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस ने सोचा, अगर मैं सीधा वेस्ट की तरफ जाऊं तो इंडिया पहुंच सकता हूं। कोलंबस का ये आइडिया था कि अगर वो वेस्टर्न डायरेक्शन में चलकर लैंड पर पहुंचे तो वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है और इंडिया के साथ ट्रेड कर सकता है। 1992 में स्पेन के राजा फेर्डिनांड और रानी इजाबेला ने कोलंबस को अपनी एक्सपेडिशन के लिए स्पॉन्सर किया। कोलंबस ने अपने सफर की शुरुआत 3 शिप्स के साथ करी, नीना, पिंटा और सांता मारिया। कोलंबस की ये यात्रा इतनी इंपॉर्टेंट थी कि ये उस वक्त के हिस्टोरिकल टाइमलाइन का टर्निंग पॉइंट बन गया। अक्टूबर 12, 1492 कोलंबस एक नए लैंड पर पहुंचा, लेकिन उसे लगा ये इंडिया है, लेकिन असल में ये था अमेरिका, एक नई दुनिया जिसका यूरोप के लोगों को अब तक पता ही नहीं था। ये लैंड था बहामास और यहाँ पर कोलंबस ने अपनी पहली एंट्री करी। उसने अपनी डिस्कवरी को सेलिब्रेट किया और बोला, आई हैव डिस्कवर्ड द न्यू वर्ल्ड। कोलंबस को ये पता नहीं था कि जहाँ पर उसने कदम रखा है वहाँ पहले से नेटिव अमेरिकन की सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। ये लोग अपने रिच कल्चर और ट्रेडिशंस के साथ लिविंग कर रहे थे और उनके ट्राइब्स जैसे कि अपाचे, सियोक्स, शिरोकी और नावाजो अपनी जिंदगी नेचर के साथ हार्मनी में जीते थे। ये ट्राइब्स खुद के रिचुअल्स और लैंग्वेज में अपनी पहचान बना चुके थे और उनका लाइफस्टाइल भी पुराना और काफी अलग था। ना कोई मॉडर्न टूल्स, ना इलेक्ट्रिसिटी, बस प्रकृति से जुड़ने का एक यूनिक तरीका। कोलंबस की डिस्कवरी के बाद यूरोप के दूसरे नेशंस जैसे कि स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड ने इस लैंड में अपना हिस्सा जमाना शुरू कर दिया। इन पावर्स को ये नई दुनिया एक अपॉर्चुनिटी की तरह नजर आई थी। गोल्ड, लैंड और वेल्थ के लिए एक खोज थी। उन्होंने इस लैंड पर अपने टेरिटरीज बनाए और ग्रेजुअली कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। 1607 में ब्रिटिशर्स ने जेम्सटाउन, वर्जीनिया में पहली परमानेंट सेटलमेंट बनाई। ये सेटलमेंट इनिशियली काफी स्ट्रगल्स का सामना कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रो कर गई। 13 ब्रिटिश कॉलोनीज का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, पेनिसिल्वेनिया और जॉर्जिया। ये कॉलोनीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गई। फार्मिंग, ट्रेड और पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो करने लगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल था और ब्रिटिशर्स अमेरिका को एक रिसोर्स मशीन की तरह ट्रीट कर रहे थे, जिसमें कि उन्हें सिर्फ वेल्थ और रॉ मटेरियल्स ही चाहिए थे। ब्रिटेन को अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अमेरिका के ऊपर टैक्स इंपोज करना पड़ रहा था। ये टैक्सेस अमेरिकन कॉलोनीज के लिए बहुत ही बड़े बर्डन बन गए। 1765 में स्टाम्प एक्ट लगाया गया, जिसमें कि हर लीगल पेपर, न्यूज़पेपर और इवन प्लेइंग कार्ड्स पर टैक्स लगाए गए। फिर टाउनशेंड एक्ट्स के तहत ग्लास, पेपर, टी और पेंट जैसे प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स लग गए। सबसे कंट्रोवर्शियल था टी एक्ट, जिसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टी का मोनोपोली दे दिया गया था और अमेरिकन कॉलोनीज को एक्सपेंसिव टी खरीदनी पड़ रही थी। ये सभी लॉज कॉलोनीज के लोगों को बहुत ही परेशान कर रहे थे और उन्होंने अपने राइट्स के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। उनका स्लोगन बन गया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब था कि उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट में अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए था। ये एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बना और 1775 से 1783 तक अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर चली, जिसमें कि अमेरिकन कॉलोनीज ने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी। जॉर्ज वॉशिंगटन को उन्होंने अपना मिलिट्री लीडर बनाया और बाद में वो पहले प्रेसिडेंट भी बन गए। 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन किया गया, जिसमें लिखा गया ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, जो कि एक रेवोल्यूशनरी थॉट था। ये एक नई कंट्री की बर्थ थी, जैसे कि हम आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। आजादी मिल गई थी,
लेकिन एक नई कंट्री को चलाना भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने रूल्स और अपनी सोच थी। कुछ स्टेट्स में स्लेवरी चल रही थी, जबकि कुछ लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे। ये डिवाइड एक यूनाइटेड नेशन बनाने में रुकावट बन गया था। फिर लीडर्स ने सोचा, अगर अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है तो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना ही होगा। 1787 में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जो कि आज भी दुनिया का सबसे पुराना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें पावर डिवीजन क्लियरली दिखाया गया था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल। ये एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मॉडल था, जिसमें कि पावर लोगों के हाथ में थी। जॉर्ज वॉशिंगटन को पहला प्रेसिडेंट बना दिया गया और उनको फादर ऑफ द नेशन का टाइटल मिला। ये मोमेंट अमेरिका की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ का बेस था। अमेरिका आजाद हो गया था, लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, स्लेवरी का इशू। साउथ के स्टेट्स में स्लेवरी चल रही थी, जिसमें कि अफ्रीकन अमेरिकन को कैद करके काम करवाया जाता था, जबकि नॉर्थ इसके खिलाफ था। 1861 में अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने और उन्होंने स्लेवरी को खत्म करने की लड़ाई शुरू करी। ये लड़ाई एक सिविल वॉर बन गई, जो कि नॉर्थ वर्सेस साउथ, स्लेवरी वर्सेस फ्रीडम, यूनिटी वर्सेस डिवीजन की लड़ाई थी। ये वॉर 4 सालों तक चलती रही और इसमें 6 लाख से भी ज्यादा लोग मर गए। 1865 में नॉर्थ ने जीतकर स्लेवरी को खत्म किया और अमेरिका फिर से यूनाइटेड नेशन बन गया। जब अमेरिका आजाद हुआ, उसके आसपास बड़ी ताकतों की कॉलोनीज थी, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इन कॉलोनीज के लोग भी अमेरिका के डेमोक्रेटिक सिस्टम से अट्रैक्ट हो गए थे। उन्हें भी वो ही फ्रीडम चाहिए थी जो कि अमेरिकन्स को मिल रही थी। इसलिए धीरे धीरे फ्लोरिडा, ओहायो जैसे रीजन्स ने अमेरिका का हिस्सा बनना शुरू किया। फिर 1836 में टेक्सास ने मेक्सिको से अलग होकर अमेरिका से जुड़ने का डिसीजन लिया। ये बात मेक्सिको को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन अमेरिका ने टेक्सास को अपना बना लिया। इस एक्सपेंशन ने अमेरिका को और भी पावरफुल बना दिया। 19th सेंचुरी में अमेरिका ने अपने आप को इंडस्ट्रियल पावर बना दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया के कई देश की इकोनॉमीज को बदला और अमेरिका ने इस रेवोल्यूशन का फायदा उठाया। ये वक्त था जब फैक्ट्रीज, रेल रोड्स और टेलीग्राफ्स जैसे नए इन्वेंशंस ने अमेरिका की इकोनॉमिक पावर को एक नया डायरेक्शन दे दिया। 1850 के आसपास रेल रोड नेटवर्क्स का एक्सपेंशन शुरू हो गया, जो कि पूरे देश को एक दूसरे से जोड़ने लगा। अब लोग और गुड्स जल्दी और इजीली ट्रैवल कर पा रहे थे, जो कि बिजनेस और ट्रेड के लिए बहुत ही जरूरी था। स्टील मिल्स, ऑयल ड्रिलिंग और टेक्सटाइल फैक्ट्रीज जैसे इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर गए। ये सारी चीजें इकोनॉमी को बदलने में मदद कर रही थी। जॉन डी रॉकेफेलर जैसे बिजनेसमैन ने ऑयल इंडस्ट्री को डोमिनेट करना शुरू किया और एंड्रयू कार्नेगी ने स्टील इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया। ये इंडस्ट्रियल लीडर्स ही थे जो कि अपनी वेल्थ और इन्फ्लुएंस के थ्रू अमेरिका की ग्लोबल डोमिनेंस का बेस बना रहे थे। सिटीज जैसे कि न्यूयॉर्क और शिकागो इंडस्ट्रियल हब्स बन गए, जहां पर काफी ज्यादा माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन देखने को मिला। इमिग्रेंट्स काफी बड़ी तादाद में यूरोप से अमेरिका आए, जिसे कि अमेरिकन ड्रीम की कहानी के रूप में भी देखा गया। ये लोग अपनी जिंदगी सुधारने और नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश में अमेरिका आए थे। इस माइग्रेशन ने अमेरिका की पॉपुलेशन को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई किया और सोसाइटी को मल्टीकल्चरल बना दिया। ये इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक बूम अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए जरूरी था। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, जिसमें कि यूरोप के कई कंट्रीज इन्वॉल्व थे। पहले तो अमेरिका ने अपना न्यूट्रल पोजीशन बनाए रखा, लेकिन बाद में 1917 में जर्मनी के अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर और जिमरमैन टेलीग्राम के बाद अमेरिका ने अलाइड पावर्स की तरफ से वॉर में शामिल होने का डिसीजन लिया। अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट ने न सिर्फ वॉर को जीतने में मदद करी, बल्कि ये अमेरिका को एक ग्लोबल पावर बना गया। वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में अमेरिका का रोल था, जिसमें कि अमेरिका ने लीग ऑफ नेशंस का प्रपोजल दिया, जो कि वर्ल्ड पीस मेंटेन करने की एक ग्लोबल इनिशिएटिव थी। हालांकि अमेरिका ने लीग ऑफ नेशंस का पार्ट नहीं बनने का डिसीजन लिया, लेकिन उसकी इकोनॉमी और मिलिट्री स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमेरिका ने अपने आप को एक मेजर इकोनॉमिक पावर के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। यूरोप अब भी वॉर की वजह से इकोनॉमिकली वीक था और अमेरिका ने अपने ट्रेड और रिसोर्सेज का फायदा उठाया। न्यू डील ने न सिर्फ अमेरिका को इकोनॉमिकली स्टेबलाइज किया, बल्कि ये एक एग्जाम्पल बना कि कैसे एक गवर्नमेंट को अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। ये इकोनॉमिक रिकवरी अमेरिका को ग्लोबल लीडरशिप की तरफ ले गया। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई और इस बार अमेरिका को न सिर्फ वॉर में शामिल होना था, बल्कि इसने अपने मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज को छुपाए बिना दुनिया के सामने ला दिया।
पर्ल हार्बर अटैक के बाद अमेरिका ने ऑफिशियली वॉर में एंट्री ली। वर्ल्ड वॉर 2 ने अमेरिका को एक मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर बना दिया। अमेरिका ने अलायंस के साथ मिलकर एक्सेस पावर्स को हरा दिया और वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन की 2 सुपर पावर्स के रूप में इमर्जेंस हुई। अमेरिका की इकोनॉमी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत स्ट्रांग हो गई क्योंकि उसने वर्ल्ड के लिए गुड्स और वेपन सप्लाई किए थे। और जब वॉर खत्म हुई तो मार्शल प्लान के थ्रू अमेरिका ने यूरोप को रीबिल्ड करने का काम किया, जिससे कि उन्होंने अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बहुत बड़ा बनाया। आज के टाइम में अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री के रूप में जाना जाता है और ये पोजीशन उन्होंने अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक पावर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और कल्चरल इन्फ्लुएंस के थ्रू बनाया है। अमेरिका का ग्लोबल इम्पैक्ट हर फील्ड में देखने को मिलता है, चाहे वो डिफेंस हो, ट्रेड हो या फिर कल्चर हो। इस चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से अमेरिका आज भी एक ग्लोबल सुपर पावर बना हुआ है और कौन से फैक्टर्स ने इस पोजीशन को बनाया है। अमेरिका दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इसने अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में एस्टैब्लिश किया है। जीडीपी के टर्म्स में अमेरिका का शेयर दुनिया के टोटल आउटपुट का बहुत बड़ा हिस्सा है। ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड की वजह से अमेरिका के बिजनेसेस और कॉर्पोरेशंस ने अपना नेटवर्क दुनिया के हर कोने तक फैला दिया। यूएस डॉलर को दुनिया के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में प्राइमरी करेंसी मानी जाती है और इसकी रिजर्व करेंसी के रूप में जो स्टेटस है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंटरनेशनल ट्रेड पर। अमेरिका का स्टॉक मार्केट, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नास्डैक को इंक्लूड करता है, दुनिया का लार्जेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मार्केट है। एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे टेक जायंट्स ने अपने इनोवेशंस के थ्रू अमेरिका की इकोनॉमिक सुप्रीमेसी को और भी मजबूत किया है। इन कंपनीज का ग्लोबल रीच और उनकी मार्केट वैल्यू दुनिया भर के इकोनॉमीज को शेप करते हैं। वॉल स्ट्रीट को ग्लोबल फाइनेंशियल हब के रूप में जाना जाता है और यहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और इन्वेस्टर्स दुनिया के फाइनेंशियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अमेरिका ने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में हमेशा एक लीड रखी है और आज भी ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड और रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस कर रहा है। सिलिकॉन वैली, जो कि कैलिफोर्निया में है, दुनिया की टेक्नोलॉजी कैपिटल मानी जाती है। यहाँ से एप्पल, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला जैसे रेवोल्यूशनरी कंपनीज का इमर्जेंस हुआ, जो कि न सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है बल्कि दुनिया भर के टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को शेप कर रहा है। स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स का इकोसिस्टम अमेरिका में है, जहां पर नए आइडियाज और प्रोडक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना रिलेटिवली इजी है। अमेरिका की कल्चरल सॉफ्ट पावर भी दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। हॉलीवुड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है, इसने अमेरिका की कल्चर को हर कोने तक पहुंचा दिया है। मूवीज, टीवी शोज, म्यूजिक और फैशन ट्रेंड्स अमेरिका से इन्फ्लुएंस होकर दुनिया भर में पॉपुलर हो गए हैं। अमेरिकन ड्रीम के कॉन्सेप्ट ने दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर किया है कि वो भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं, चाहे वो कहीं से भी आए हों। अमेरिका की पॉपुलर कल्चर का इम्पैक्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसने दुनिया के पॉलिटिकल और सोशल कॉन्वर्सेशंस को भी इन्फ्लुएंस किया है। पॉप कल्चर आइकॉन्स जैसे कि माइकल जैक्सन, एल्विस प्रेस्ली, मैडोना और आज के टाइम में बियोंसे, कान्ये वेस्ट और टेलर स्विफ्ट जैसे स्टार्स ने ग्लोबल स्टेज पर अपना नाम कमाया है। ये स्टार्स न सिर्फ अपने टैलेंट से दुनिया को इम्प्रेस करते हैं, बल्कि उनकी सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी उन्हें इन्फ्लुएंशियल बनाती है। हॉलीवुड की फिल्म्स और शोज जैसे कि मार्वल मूवीज या फिर स्टार वॉर्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देते, बल्कि ये अमेरिका के आइडल्स जैसे कि फ्रीडम, डेमोक्रेसी और इंडिविजुअलिज्म इनको प्रमोट करते हैं। ये फिल्म्स वर्ल्ड वाइड लोगों में एक पॉजिटिव इमेज बनाती है अबाउट अमेरिका और ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट करती हैं। अमेरिका की मिलिट्री दुनिया की सबसे एडवांस्ड और पावरफुल मिलिट्री है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है और अमेरिका ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कॉन्स्टेंटली इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ स्ट्रेंथन किया है। यूएस मिलिट्री न सिर्फ अमेरिका की बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है, बल्कि दुनिया भर में पीस कीपिंग मिशंस, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है। अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस, जो कि वॉशिंगटन डीसी में लिए जाते हैं, पूरी दुनिया को अफेक्ट करते हैं, चाहे मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स हो, चाइना के साथ ट्रेड रिलेशंस हो या फिर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पर डिस्कशंस हो। अमेरिका अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज करके दुनिया के हर मेजर इशू को शेप करता है। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की ग्लोबल सिग्निफिकेंस इतनी है कि उनका डिसीजन पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है। फॉरेन एड, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करना अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हालांकि अमेरिका के सामने कई चैलेंजेस भी हैं। डोमेस्टिक इश्यूज जैसे कि इनकम इनइक्वालिटी,
रेशियल टेंशंस और हेल्थ केयर जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अमेरिका के लिए टफ टास्क है। इमिग्रेशन पॉलिसीज और गन कंट्रोल भी कंटेंशियस इश्यूज हैं, जिसमें कि अमेरिका को अपनी इंटरनल डिविजन्स को ओवरकम करना ही पड़ता है। ग्लोबल चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स और जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी अमेरिका के लिए सीरियस कंसर्न्स हैं। चाइना जैसे इमर्जिंग पावर्स के साथ इकोनॉमिक और मिलिट्री कंपटीशन ने अमेरिका को अपनी डोमिनेंस को सस्टेन करने के लिए नए सोल्यूशन सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन फिर भी अमेरिका की रेजिलियंस और अपने वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट दुनिया को यह दिखाता है कि वो अपने पोजीशन को मेंटेन करने में केपेबल है। तो आज अमेरिका एक ग्लोबल सुपर पावर है जो कि अपने मिलिट्री, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल डोमिनेंस के थ्रू दुनिया में अपनी लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन करता है। उन्होंने अपने चैलेंजेस को फेस करते हुए हर एरिया में अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड किया है। दुनिया के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में अमेरिका का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज भी अमेरिका अपने आप को एक यूनिपोलर सुपर पावर के रूप में एस्टैब्लिश कर चुका है। तो ये था अमेरिका का सुपर पावर कंट्री का स्टोरी। तो चलिए अब समय हो गया है जाने का। हम फिर आएंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके।